वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम जो हमारा फर्स्ट पोर्शन इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो हमने पढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी प्रॉब्लम्स टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उनका आज हम स्टडी करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 1.2, if 10 raised to 9 electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get total charge of 1 coulomb on the body? तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि अगर 10 raised to 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी में से बाहर आ रहे टू अनदर बॉडी और दूसरी बॉडी पे जा रहे इन एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम चार्ज जब भी ट्रांसफ़र होगा तो उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा। तो चलिए, क्या इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। तो कि Q इज इक्वल टू 1 कूलम, E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो आप जानते हो। सो Q इज इक्वल टू NE अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे फाइंड करेंगे Q इज इक्वल टू NE से। तो N इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो Q की वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो वी विल गेट N इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इतना सोच सकते हैं कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने चाहिए, किसके लिए, 1 कूलम चार्ज अगर हमें चाहिए तो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होने चाहिए ना। इन्फॉर्मेशन में क्या दिया गया है कि 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, 1 सेकेंड। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें ट्रांसफ़र करने होंगे फॉर 1 कूलम चार्ज, तो क्या n इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर n इलेक्ट्रॉन्स कितना टाइम हमें चाहिए, तो T इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10⁻9, जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू एंड यू विल गेट T इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। अगर ये आपको ईयर्स में चाहिए तो सेकंड को पहले डिवाइड कीजिए आप, पहले आप आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 3600 से डिवाइड करो। अब आपको मिलेगा आवर में, 24 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरा टाइम आपको मिलेगा डेज़ में, और अगर 365 से डिवाइड करते हो तो ईयर्स में। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट T इज इक्वल टू 198.18 ईयर्स। तो ये हमारा आंसर रहेगा। सेकंड प्रॉब्लम की ओर जाते हैं हम। तो ये है इलस्ट्रेशन 1.3, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो कौन सी वाली, कि भाई वाटर का मास आपको चाहिए। तो हमारी बुक में उन्होंने एज्यूम किया है, क्या एज्यूम किया है, तो बुक में उन्होंने वाटर का मास 250 ग्राम एज्यूम किया है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो सपोज द मास ऑफ वाटर कंटेन इन अ कप M इज इक्वल टू 250 ग्राम। आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, लेकिन जो हमारे बोर्ड की टेक्स्ट बुक है उसमें उन्होंने क्या एज्यूम किया है, 250 ग्राम, तो हम भी 250 ग्राम ही लेंगे। अब आपको पता ही है कि भाई मोलिकुलर मास ऑफ वाटर M इज इक्वल टू 18 ग्राम पर मोल। एवोगेड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स। सो नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन गिवन सैंपल, तो क्या मिलेगा आपको, स्मॉल mNa डिवाइडेड बाई कैपिटल M। सो म्यू इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इज इक्वल टू n बाई Na। सो आप सब्सटीट्यूट क्या करो वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, 250 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18। ये आपको पक्का पता चला ही होगा कि अगर आपको मोल फाइंड करना है तो मास को मोलिकुलर वेट से आप डिवाइड करोगे, और दूसरा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और एटम्स को आप किससे डिवाइड करोगे,
एवोगैड्रो नंबर से। तो आपको नंबर ऑफ H2O मोलिक्यूल्स आपको मिल रहे, कितने मिल रहे हैं? 8.36 इंटू 10⁻²4। नाउ ईच ऑफ द वाटर मोलिक्यूल्स कंटेन, वाटर के मोलिक्यूल में क्या होता है तो आपको पता ही है, 2 H एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन एटम। चलिए, इसमें 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने प्रोटॉन हुए? 10 protons and 10 electrons. So now each of water molecules contains 10 electrons as well as 10 protons. So हम क्या लिख सकते हैं? Number of protons and electrons in given sample n dash is equal to 10n. So total positive charge कितना मिलेगा? तो कि एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है? तो आपको पता है कि भाई एक प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव ही है, तो n डैश प्रोटॉन का चार्ज कितना रहेगा? तो n डैश ही। सो 10 n डैश इज इक्वल टू 10n, जो हमने अभी फाइंड किया है, तो 10n इंटू ई। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वी विल गेट QP इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये आपका पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब वैसे ही टोटल नेगेटिव चार्ज अगर आपको फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे? तो नेगेटिव चार्ज के लिए आप माइनस n डैश ही लिखोगे, जहाँ पे n डैश कितना है? तो 10n इंटू ई। सो -10 इंटू 8.36 इंटू 10⁻24 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, क्या मिलेगा आपको? -1.33 इंटू 10⁻⁷ कूलम। तो आसान सा प्रॉब्लम है। पहले आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ H2O मोलिक्यूल्स। अब एक H2O मोलिक्यूल्स में क्या रहेगा? 10 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो n मोलिक्यूल्स में कितने मिलेंगे? तो क्या 10n। बस QP इज इक्वल टू प्लस n डैश ई एंड QN इज इक्वल टू माइनस n डैश ई। सो यू विल गेट रिक्वायर्ड आंसर। चलिए, तो 1.11 ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। अ पॉलीथीन पीस rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10⁻⁻7 कूलम। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कौन सा वाला चार्ज दिया हुआ है? नेगेटिव चार्ज। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, तो आपको ये बताना है। तो आपको बता ही सकते हैं आराम से कि भाई कहाँ पे चार्ज ये रखा हुआ है। तो पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड, तो पॉलीथीन पे ये नेगेटिव चार्ज है, तो कहाँ से कहाँ गया होगा? फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज वुल टू पॉलीथीन पे ट्रांसफर होगा। सेकंड, इज देयर अ मास ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन, क्या यहाँ पे मास का ट्रांसफर होगा? तो मैंने आगे भी बताया था कि जब भी आप कोई बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करते हो तो यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव करते हो तो यहाँ पे मास डिक्रीज होता है, ऐसा मैंने बताया था। सेकंड वन, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज आप करते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आप रखते हो, तो इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से यहाँ पे मास का कुछ स्मॉल इंक्रीज हुआ होगा, तो यहाँ पे मास इंक्रीज होगा। तो पॉलीथीन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हम क्या बोलेंगे? वहाँ उसका मास थोड़ा सा स्लाइटली वो इंक्रीज होगा। तो पहले हमें क्या दिया गया हुआ है? Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम। एन आपको बताया गया है, नाउ Q इज इक्वल टू एन ई। सो एन इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹। एन आपको मिलेगा 2 इंटू 10⁻12। तो आपको पता ही कि सिंस पॉलीथीन हैज नेगेटिव चार्ज, सो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन ड्यूरिंग रबिंग। अब मास के बारे में ये पूछा गया है, तो आपको पता ही है कि हाँ, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन बिकॉज ईच इलेक्ट्रॉन हैज फाइनाइट मास। कितना मास है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो आपको पता ही है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पे मास कितना रहता है? m e। तो n इलेक्ट्रॉन्स पे कितने रहेंगे?
and into me. तो total mass we will get 1.82 into 10 raised to minus 18 किलोग्राम. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो 1.31. It is now believed that protons and neutrons are themselves built out of more elementary units called quarks. आपको मैंने बताया था कि भाई क्वार्क के बने हुए हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन. वही दिक्कत है किसके लिए? क्वांटाइजेशन के लिए. वो मैंने आपको बताया था. A proton and neutron consist of 3 quarks each. 2 types of quarks, the so-called up quark, which is denoted by U, of charge plus 2 by 3, and the down quark denoted by D, of charge minus 1 by 3. Together with electrons build up ordinary matter. यानी कि क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन मिलके ही मैटर बनाते हैं. Quarks of other types have also been found which give rise to different unusual varieties of matter. यानी कि जो एंटीमेटर बनता है ना वो दूसरे क्वार्क्स से बनता है. अब आपको ये बता दूं कितने क्वार्क्स दूसरे. फर्स्ट एलिमेंट्री क्वार्क्स आर अप एंड डाउन, देन टॉप, बॉटम, चार्म एंड स्ट्रेंज. आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बताया है. Suggest a possible quark composition of a proton and neutron. चलिए तो यहाँ पे चार्ज ऑन अप क्वार्क कितना दिया हुआ है? +2/3. चार्ज ऑन डाउन क्वार्क -1/3. चार्ज ऑन प्रोटॉन +E. चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0. सपोज कर लो कि लेट प्रोटॉन कंटेन x अप क्वार्क एंड 3 - x डाउन क्वार्क, क्योंकि 3 क्वार्क से वो बना हुआ है. तो x अप क्वार्क रहेंगे तो 3 - x डाउन क्वार्क्स रहेंगे. देन टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, तो कितने अप क्वार्क अपने एज्यूम करें? x, तो ux प्लस d 3 - x इज इक्वल टू +E. चलिए अप क्वार्क की वैल्यू क्या है? चार्ज की वैल्यू +2/3 इंटू x, डाउन क्वार्क -1/3 इंटू 3 - x इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना रहेगा? +E. सिंप्लीफाई कीजिए आप तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 2. सो 3 - x इज इक्वल टू 1. यानी कि कितने अप क्वार्क हुए? x क्या है? अप क्वार्क का नंबर है. कितने हुए? 2. सो डाउन क्वार्क्स आर 3 - x इज इक्वल टू 1. सो क्वार्क कंपोजिशन इन प्रोटॉन इज इक्वल टू UUD. आप ऐसे नहीं लिख सकते, U2D. केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको नहीं लिखना है. वैसे ही लेट न्यूट्रॉन कंटेन्स y अप क्वार्क्स एंड 3 - y डाउन क्वार्क्स. देन टोटल चार्ज ऑन द न्यूट्रॉन इज, चलिए न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज रहेगा? UY प्लस D 3 - y इज इक्वल टू 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है. यानी कि यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 0. अब अप क्वार्क +2/3 इंटू y, डाउन क्वार्क -1/3 इंटू 3 - y इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई कीजिए, ई को कॉमन निकालिए और 0 के डिनोमिनेटर में जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा. तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 1. तो 3 - y इज इक्वल टू 2. तो y क्या है? नंबर ऑफ अप क्वार्क एंड 3 - y नंबर ऑफ डाउन क्वार्क. तो क्वार्क कंपोजिशन इन न्यूट्रॉन इज U, एक अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क. तो आप क्या लिख सकोगे? UDD. चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं. एग्जाम्पल 1.4. Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law for gravitational force between 2 stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charges or masses. First, compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitudes. आपको उनके मैग्नीट्यूड्स का रेशियो निकालना है. फर्स्ट किसके लिए? फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की पेयर के लिए. एंड सेकंड फॉर 2 प्रोटॉन्स, यानी कि 2 प्रोटॉन के लिए भी आपको सेम रेशियो फाइंड करना है. सेकंड,
estimate the accelerations of the electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom यानी कि 10⁻10 मीटर अपार्ट। मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया गया है एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको दिया गया है। तो आपको सिंपल इक्वेशन मालूम ही है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज इक्वल टू, तो इलेक्ट्रिक फोर्स को हम Fe से डिनोट करेंगे। Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 q² डिवाइडेड बाय r²। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन and proton separated by same distance, so Fg is equal to g MEmP divided by r²। so Fe by Fg रेशियो आप निकालो तो r² यहाँ पे कट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा q²। तो इंस्टेड ऑफ q आप क्या लिखोगे e², क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज का वैल्यू क्या होगा E। चार्ज का सिर्फ मैग्नीट्यूड आपको लिखना है, तो e²। तो e² डिवाइडेड बाय 4πε0 g MEmP इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39। वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कीजिए और सिंप्लीफिकेशन आप उस दीजिए तो आपको मिलेगा 2.4 इंटू 10⁻39 फॉर प्रोटॉन्स फ्रॉम इक्वेशन 3। तो आपका जो इक्वेशन 3 है, अगर मैंने दोनों प्रोटॉन लिए तो यहाँ पे Me को आप निकाल दीजिए, इंस्टेड ऑफ Me आप क्या रखिए Mp। तो Mp इंटू Mp क्या मिलेगा MP²। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको क्या मिलेगा 1.3 इंटू 10⁻36। चलिए हियर सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है, किसके बीच, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। फोर्स कौन लगाएगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का आपको फोर्स फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, तो क्या r इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻10 मीटर। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो F इज इक्वल टू Fe इज इक्वल टू 1/4πε0 E इंटू E अपॉन r² यानी कि E² अपॉन 4πε0 r²। तो 2.3 इंटू 10⁻8 न्यूटन। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन आपको पता ही है कि जो फोर्स लग रहा है उसे मास से डिवाइड कीजिए, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉडी। तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो इसी फोर्स को मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड कीजिए, तो एक्सेलरेशन कितना मिलेगा 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको फाइंड करना है तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको क्या मिलेगा 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। चलिए इलस्ट्रेशन का 1.5 प्रॉब्लम है। अ चार्ज्ड metallic sphere capital A is suspended by a nylon thread. Another charged metallic sphere capital B held by an insulating handle is brought close to A. क्यों इंसुलेटिंग हैंडल हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी चार्ज है ना स्फीयर ए का, वो यहाँ पे भी ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडक्टिंग होगा तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो क्या दिया गया है यहाँ पे कि close to A such that distance between their centers is 10 centimeter as shown in figure. The resulting repulsion of A is noted। चलिए तो रिपल्सिव फोर्स आपको नोट करना है। स्फीयर्स कैपिटल A and कैपिटल B are touched by uncharged spheres C and D respectively as shown in figure. C and D are then removed and B is brought closer to A तो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा डिस्टेंस पहले 10 सेंटीमीटर था, अब 5 सेंटीमीटर यानी कि हाफ हो गया। बिटवीन देयर सेंटर्स एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्सन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ? स्फीयर ए एंड सी, स्फीयर बी एंड डी
have identical sizes. Ignore the size of A and B in comparison to the separation between their centers. यानी कि हमें पॉइंट लाइक चार्जेस यहाँ पे एज्यूम करना है. तो ठीक से हम समझेंगे. आपके पास स्फीयर ए है, दूसरा स्फीयर बी है. सपोज चार्ज ऑन स्फीयर ए इज इक्वल टू Q1 एंड चार्ज ऑन स्फीयर बी इज इक्वल टू Q2. और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर, जिसे हम R एज्यूम करेंगे. तो इनिशियली सपोज चार्ज ऑन स्फीयर ए एंड बी आर Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली. हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज, क्या मिलेगा आपको? इक्वेशन आपको पता ही है, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R². तो ये आपको मिलेगा फर्स्ट इक्वेशन. चलिए अब फाइनली हमें क्या करना है? स्फीयर ए का सी के साथ हमें टच करवाना है. तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में आते हो, जो भी चार्ज होता है वो डिवाइड हो जाएगा दोनों पे. इनिशियली चार्ज ऑन सी वॉज 0 कूलम. सो Q1 प्लस 0 यानी कि कितना रहेगा Q1? तो इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए Q1/2 Q1/2. वैसे ही B का आप D के साथ कांटेक्ट करवाइए. तो इनिशियली दोनों का टोटल चार्ज कितना था? Q2 प्लस 0. तो जब भी आपने कांटेक्ट करवाया उसके बाद क्या होगा? अगर सेपरेट करते हो तो Q2/2 Q2/2 इक्वल है, यानी कि हाफ चार्ज डिवाइड होता है. दोनों पे Q2/2 चार्ज डिवाइड हो जाएगा. अब ए पे कितना चार्ज हुआ? Q1 डैश इज इक्वल टू Q/2 एंड बी पे Q2 डैश इज इक्वल टू Q/2 एंड सेपरेशन बिटवीन देम बिकम R डैश इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. यानी कि इनिशियल जो था ना 10 सेंटीमीटर, उससे वो कितना हो गया? हाफ हो गया, R/2. तो आप क्या लिख सकते हो कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 डैश इंटू Q2 डैश डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर. Q1 डैश Q1/2 Q2 डैश Q2/2 एंड R डैश इज इक्वल टू R/2 होल स्क्वायर. तो 2 इंटू 2 4 रहेगा. यहाँ पे 2 स्क्वायर, वो भी 4 आ जाएगा. तो दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है. तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिलेगा? वही वैल्यू मिलेगी जो इनिशियली दोनों के बीच मिल रही थी. क्या? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R². तो हम यहाँ पे फ्रॉम 1 क्या लिख सकते हैं कि F डैश इज इक्वल टू F, यानी कि दोनों के बीच का फोर्स चेंज नहीं होगा. डियर फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 1.6. ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा हुआ है. क्या है क्वेश्चन? वो हम रीड करते हैं. कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge capital Q with the same sign as small q? यानी कि अगर स्मॉल Q1 Q2 Q3 को हम पॉजिटिव लेंगे तो कैपिटल Q को भी हमें पॉजिटिव ही लेना है. Placed at the centroid of the triangle as shown in figure. तो फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता ही है, ऑल द सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल दे आर कोइंसाइड विथ ईच अदर. तो यहाँ पे हम जो ट्राइंगल के 4 सेंटर्स होते हैं सभी एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम सेंट्रोइड भी बोल सकते हैं. अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया गया है. सभी वर्टाइसिस पे Q Q Q ऐसा चार्ज है और उसके सेंट्रोइड पे कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है. हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स ऑन कैपिटल Q प्लेस्ड एट द सेंट्रोइड ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसिस. तो चलिए, पहले तो ए पे पॉजिटिव चार्ज Q है और सेंट्रोइड पे भी पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q है. फोर्स on capital Q due to
फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू। क्या हम लिख सकते हैं? तो क्या हम लिख सकते हैं वेक्टर एफ ओ ए, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। सिमिलरली फोर्स ऑन क्यू, कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू, तो रिपल्सिव फोर्स होगा, स्मॉल क्यू से दूर की डायरेक्शन में होगा वो, तो इसे हम एफ ओ बी से। वैसे ही सिमिलरली हम फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू स्मॉल क्यू, हम कैसे डिनोट करेंगे इसे? तो इसे हम डिनोट करेंगे वेक्टर एफ ओ से। चलिए, तो अब इन तीनों फोर्सेस का हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। तो पहले तो हमने क्या सपोज किया हुआ है कि ऑल द गिवन चार्जेस आर पॉजिटिव। नाउ फ्रॉम फिगर हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो ये जो सभी डिस्टेंस है इसे हम क्या सपोज करते हैं? स्मॉल आर। नाउ इन गिवन फिगर हमें एक फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए हमें उनका वेक्टर सम करना होगा। फॉर दैट वी हैव टू एडप्ट वन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर सकते हो। मैंने क्या करा है यहाँ पे, तो जो हमारा सेंट्रोइड है उसे ओरिजिन एज्यूम किया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। नाउ आप देख सकते हो वेक्टर एफ ओ ए कहाँ पे लाई किया हुआ है, वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे, एफ ओ बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एफ ओ सी इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो अब आप ये तो देख ही सकते हो कि हर एक चार्ज की जो पेयर बन रही है, यानी कि एफ ओ ए, एफ ओ बी, एफ ओ सी जो हमें मिल रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। क्यों? चार्ज स्मॉल क्यू एंड अनदर चार्ज इज कैपिटल क्यू एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू स्मॉल आर। तो हम क्या लिख सकते हैं? तो फ्रॉम सिमेट्री we can say that forces acting at charge capital Q placed on centroid due to charges placed on vertices A, B and C have same magnitudes. So mode vector FOA is equal to mode of vector FOB is equal to mode of vector FOC is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q square by R square. चलिए, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ओ ए इज इक्वल टू एफ ओ बी इज इक्वल टू एफ ओ सी इज इक्वल टू एफ। सपोज, इसे मैंने सपोज कर लिया है। नाउ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन क्यू इज वेक्टर एफ ओ ए प्लस वेक्टर एफ ओ बी प्लस वेक्टर एफ ओ सी, यानी कि हम क्या लिख सकेंगे? माइनस एफ जे कैप प्लस एफ कॉस 30 आई कैप। कैसे? जो एफ ओ बी है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आपको ये भी पता है कि ये एंगल अपना कितना होगा? 30 डिग्री का, तो ये भी 30 डिग्री का होगा। पूरा 60 डिग्री का ये एंगल है, उसका हाफ 30 डिग्री होगा, तो ये भी 30 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल हम बोलेंगे। और ये ऑपोजिट एंगल बन जाएंगे, तो ये भी 30 डिग्री। सिमिलरली ये भी 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्री हुआ। अब एफ ओ बी का कंपोनेंट आपको निकालना को आना चाहिए, तो एफ ओ बी का जिसके साथ उसने एंगल सबटेन किया हुआ है वो कॉस कंपोनेंट, ये साइन कंपोनेंट, दोनों पॉजिटिव होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? एफ ओ बी कॉस 30 आई कैप, एफ ओ बी साइन 30 जे कैप। सिमिलरली एफ ओ सी के लिए क्या लिखेंगे? माइनस एफ ओ सी कॉस 30 आई कैप, एफ ओ सी साइन 30 जे कैप। तो ये कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं। जो एफ ओ है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे लाई किया हुआ है, तो माइनस एफ जे कैप। एफ ओ बी का कंपोनेंट आपको लिखना होगा, एफ ओ सी के कंपोनेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। अब जो आई कैप वाले हैं उनको आप उनका एक ग्रुप बनाइए, जे क्यू कैप का एक ग्रुप बनाइए। कॉस 30 क्या होगा? √3/2 एंड साइन 30 क्या होगा? हाफ। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपको क्या मिलेगा? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, यानी कि वेक्टर एफ ओ इज इक्वल टू वेक्टर 0, और सिंपली यू कैन राइट 0। अब ऐसा ही प्रॉब्लम सपोज आपको दिया हुआ है स्क्वायर के लिए,
तो यहाँ पे भी आप क्या देखोगे कि ड्यू टू चार्ज ऑन वर्टाइसिस द एक्सर्ट फोर्स ऑन द चार्ज एट द सेंटर, तो क्या मिलेगा आपको, ये FOA मिलेगा, सिमिलरली ये FOC मिलेगा, यहाँ पे आप FOB लिख सकते हो, और ये FOD। मैंने सब चार्ज को पॉजिटिव कंसिडर किया हुआ है या नेगेटिव, यानी कि रिपल्सिव फोर्स को ही मैंने कंसिडर किया हुआ है। यहाँ पे भी सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि FOA की जी जो इफेक्ट है वो कौन कैंसिल करेगा, FOC, बिकॉज दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड इन एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। सिमिलरली FOB एंड FOD वो भी इफेक्ट्स एक दूसरे की कैंसिल करेंगे, सो नेट फोर्स ऑन O बिकम 0। अब मैं ये बोलता हूँ कि सपोज मैंने एक चार्ज को निकाल दिया, सपोज मैंने D का एक चार्ज निकाल दिया, तो यहाँ पे FOD फोर्स क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ये फोर्स 0 हो जाएगा। अब FOC एंड FOA दे कैंसल ईच अदर, तो कौन सा फोर्स बाकी रह जाएगा, FOB। तो एट दैट टाइम आपको क्या फोर्स मिलेगा, फोर्स ऑन O इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ FOA प्लस वेक्टर FOB प्लस वेक्टर FOC। लेकिन FOA एंड FOC तो कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या मिलेगा, FOB। सिंपल, अगर आपको मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिखोगे, KQ डिवाइडेड बाय R²। तो अगर आपके पास एन साइड का रेगुलर पॉलीगन है और हर एक वर्टाइसिस पे आपको क्या दिया हुआ है, हर एक वर्टाइसिस पे आपको चार्ज Q दिया हुआ है। अब आपको फाइंड करना है उनके सेंटर पे अगर कोई भी चार्ज ले लो उस पर क्या नेट फोर्स लगेगा, तो वो 0 होगा सभी साइड पे। लेकिन एन साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन आपको दिया है और उनके n-1 वर्टाइसिस पे स्मॉल q चार्ज आपको दिया गया है। अब सेंटर पे अगर कैपिटल Q चार्ज रखा जाए तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल Q विल बी, क्या मिलेगा, तो ऐसा जो भी प्रॉब्लम आएगा तो एक वर्टाइसिस को हमें छोड़ देना है, वहाँ पे चार्ज नहीं रखना है। तो हमें क्या रिजल्ट मिला वहाँ पे, KQ डिवाइडेड बाय R², यानी कि एक ही वर्टेक्स पे जो चार्ज है उसका ही रिजल्टेंट बाकी रहेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, KQ डिवाइडेड बाय R²। तो याद रखिए, अगर हर एक वर्टाइसिस पे हमने चार्ज रख दिया है तो नेट फोर्स होगा 0, लेकिन एक को छोड़ दिया है तब नेट फोर्स क्या मिलेगा, KQ डिवाइडेड बाय R²। वहाँ जहाँ पे R क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम एनी वर्टाइसिस। तो आपको कोई भी सेंटर का जो डिस्टेंस है अगर दिया हुआ है फ्रॉम वर्टाइसिस तो आप यही रिजल्ट डिराइव कर सकोगे। अगर यही क्वेश्चन आपको मिलेगा कि जहाँ पे तीनों वर्टाइसिस पे अगर नहीं है चार्ज, एक पे नहीं है, दो पे है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q विल बी KQ डिवाइडेड बाय R² मिलेगा। अगर सभी पे है चार्ज तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए, समझ में आया आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 1.7, कंसिडर द चार्जेस Q, Q and minus Q placed at the vertices of an equilateral triangle as shown in figure. What is the net force on the each charge? मीन्स यहाँ पे आपको, अब फिगर ध्यान से देखिए, Q1 इज इक्वल टू Q, Q2 इज इक्वल टू Q एंड Q3 इज इक्वल टू माइनस Q। ऐसे 3 चार्ज आपको दिए गए हैं। अब आपको क्या फाइंड करना है, हर एक वर्टेक्स पे जो
चार्ज है उस पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। अब आप देख सकते हो कि जो एक वर्टेक्स हमारा ए दिया गया है उस पर कौन सा वाला चार्ज है, पॉजिटिव क्यू, एंड बी पे पॉजिटिव क्यू। तो ड्यू टू Q2 Q1 पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा विच इज डिनोटेड बाय F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सिमिलरली यहाँ पे जो Q3 यानी कि माइनस क्यू आपको दिया गया है, तो माइनस क्यू की वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगा। तो F13 उसकी डायरेक्शन Q3 की ओर होगी। ये F3 एंड F2 दोनों अगर हम पैरेललोग्राम रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो F1 इज अ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1। सिमिलरली F12 एंड F21 अपोजिट इन नेचर होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 एंड फोर्स ड्यू टू 3 ऑन 2। तो F23 एंड F21 दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। और F3 मीन्स Q3 पे जो नेट और रिजल्टेंट फोर्स अगर आपको फाइंड करना है तो F13 की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में F31 और F23 की अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, F32, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो F3 होगा। अब आप ये तो क्लियरली देख सकते हो कि F12 एंड F13 इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 120, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये कौन सा वाला एंगल होगा, 120 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी 120 और ये एंगल हमारा होगा 60 डिग्री। चलिए, तो फ्रॉम फिगर वी कैन से दैट फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन पेयर ऑफ एनी चार्ज हैव सेम मैग्नीट्यूड्स। क्यों सेम मैग्नीट्यूड्स? सभी जो चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कैसा है, सेम है। देन मोड ऑफ वेक्टर F12 इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर F21 इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर F13 इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर F31 इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर F23 एंड मोड ऑफ वेक्टर F32। ये सभी सेम ही रहेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। क्योंकि जो जितनी भी पेयर्स आप बना रहे हो वहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डिस्टेंस वो भी सेम है। तो क्या लिखोगे आप, 1/4πε0 Q²/L²। इसे आप सपोज कर लो F। चलिए, अब आपको मालूम है कि भाई F1 एंड F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। कैसे मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो √F² + F², क्योंकि F12 और F21, F13 और F23 दो सभी को हमने क्या कैसे डिनोट किया हुआ है, F से। उनका मैग्नीट्यूड आप F से डिनोट कर रहे हो। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लो, √F² + F² 2FF cos 120। cos 120 की वैल्यू -½ होती है, तो 2F² + 2F² इंटू -½ यानी कि √2F² - F²। यानी कि मोड ऑफ वेक्टर F1 इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर F2 इज इक्वल टू F 1/4πε0 Q²/L²। चलिए, तो अगर मुझे इसे वेक्टर की तरह से डिनोट करना है तो क्या करूँगा, तो आप देख सकते हो कि फिगर में देखिए F1 की डायरेक्शन किसके पैरेलल होगी। तो कि F1 की जो डायरेक्शन है विच इज पैरेलल टू द यूनिट वेक्टर ऑफ RBC और वेक्टर F1 अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री आप देख सकते हो दोनों की डायरेक्शन एक ही है। अगर मुझे वेक्टर F1 को वेक्टर के जरिए दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ, तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को किससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यूनिट वेक्टर के साथ, तो RBC, where RBC is a unit vector along the direction of B to C। सिमिलरली अगर आपको वेक्टर F2 डिनोट करना है तो वेक्टर F2 की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ RAC। सो यहाँ पे उसका जो मैग्नीट्यूड है उसे हम RAC से मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ पे RAC इज अ यूनिट वेक्टर along the direction of A to C। नाउ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स एक्टिंग ऑन C, तो वहाँ पे F31 एंड F32
दोनों के बीच का एंगल कितना था 60, दोनों का मैग्नीट्यूड आपने क्या कंसिडर किया हुआ है f, तो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर टू एफ एफ कॉस 60, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हो अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर रूट 3f, क्योंकि कॉस 60 इज इक्वल टू हाफ होता है। चलिए f का वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए आप। अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इसके लिए हम फिगर पे जाते हैं। चलिए फिगर में आप देख सकते हो कि F3 की डायरेक्शन क्या कहाँ पे है, तो ये हमारा बाइसेक्टर एंगल होगा। एन कैप जो होगा वो जो एंगल है हमारा ACB, उसका ये क्या है बाइसेक्टर है, तो उसके अलोंग का ये यूनिट वेक्टर मिलेगा आपको। तो हम सिंपली वेक्टर F3 की डायरेक्शन में का यूनिट वेक्टर कौन सा है एन कैप, तो वेक्टर F3 को हम अगर एन कैप उसके मैग्नीट्यूड को अगर हम एन कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गए उसका मैग्नीट्यूड, ये रह गई उसकी डायरेक्शन। तो वेक्टर F3 आप क्या लिख सकोगे, √3q² अपॉन 4πε0 L स्क्वायर एन कैप, where n cap is the unit vector along the direction bisecting the angle BCA। चलिए तो कंप्लीट हो गए, आगे बढ़ते हैं हम। तो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.1, what is the force between two small charged sphere having charges of 2 × 10⁻⁷ coulomb and 3 × 10⁻⁷ coulomb placed 30 cm apart in air। Here Q1 is equal to 2 × 10⁻⁷ coulomb दिया गया है, Q2 3 × 10⁻⁷ coulomb, R 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ आप ऐसा लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। 1/4πε0 यानी कि स्मॉल के क्या वैल्यू होती है उसकी 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये आपको फोर्स मिलेगा 6 × 10⁻³ न्यूटन इन मैग्नीट्यूड। कौन सा नेचर रहेगा, तो दोनों पॉजिटिव है, तो यानी कि ये फोर्स कौन सा वाला होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। चलिए 1.2 पे जाते हैं, एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है ये। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। यानी कि Q1 चार्ज आपको दिया गया है 0.4 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶ कूलम, तो 4 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 नेगेटिव चार्ज दिया गया है -8 × 10⁻⁷ कूलम। चलिए फोर्स 0.2 न्यूटन, आर आपको फाइंड करना है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जैसा कि मैंने आगे भी बताया कि जब भी आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हो तो Q1 एंड Q2 उसका जो भी साइन हो, साइन को आपको देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ही आपको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। तो R स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, तो आपको R कितना मिलता है 12 × 10⁻12 मीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर। इसमें दूसरा क्वेश्चन कौन सा दिया गया है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो आप जानते हो कि भाई कूलम्स लॉ ऑब्वियस न्यूटन स्टर्ड लॉ, तो जितना फोर्स फर्स्ट स्फीयर सेकंड पे लगेगा उतना ही फोर्स सेकंड स्फीयर से फर्स्ट स्फीयर पे लगेगा। तो द टू चार्जेस म्यूचुअली एक्सर्ट equal and opposite forces according to Newton's third law. So we can say that force on the second sphere due to first is equal to 0.2 Newton and attractive. Why? दोनों चार्ज जो यहाँ पे दिए गए हैं वो कैसे लाइक चार्ज नहीं है, वन लाइक चार्ज आपको दिए गए, पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। चलिए 1.3 एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है, चेक that the ratio k² by GMEMP is dimensionless. Look up a table of physical constant and determine the values of this ratio. What does the ratio signify? ये हमें क्या समझाता है रेशियो। तो पहले तो k की वैल्यू, स्मॉल k की वैल्यू आपको मालूम ही है 9 × 10⁹, यूनिट आपको पता होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम (−2). कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहेगा 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg⁻²। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन आपको दिया गया है। चलिए पहले आप यूनिट निकाल लेते हैं। तो ke²/gmEMP का यूनिट क्या होगा? तो के का यूनिट, ई का यूनिट कूलम तो कूलम स्क्वायर, जी का यूनिट और मास का यूनिट किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो आप सिंप्लीफाई करके देख सकते हो कि यहाँ पे कोई यूनिट रहेगा नहीं। तो हेंस गिवन रेशियो इज डायमेंशनलेस। अब ये जो रेशियो है उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? तो सभी का वैल्यू आपको मैंने दिया हुआ है। जस्ट पुट दैट वैल्यू एंड वी विल गेट आंसर 2.287 इंटू 10⁻39। अब ये जो फैक्टर आपको दिया गया है वो क्या दिखाता है? तो आपको मालूम ही है k²/gmEMP। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो k²/gmEMP, यानी कि k² डिवाइडेड बाय r², gmEMP डिवाइडेड बाय r²। यानी कि ये कौन सा वाला फोर्स हो गया? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप देख सकते हो कि ये जो रेशियो है ना, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच का इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का रेट का जो वैल्यू होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है? द फैक्टर k²/gmEMP रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। और उसका वैल्यू आप देखो 10⁻39, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे कि द लार्ज वैल्यू ऑफ द रेशियो सिग्निफाइज दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.6, 4 point charges QA 2 microcoulomb, QB -5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb and QD -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm. What is the force on a charge 1 microcoulomb placed at the center of this square? तो यहाँ पे जो वर्टाइसिस है ABCD, वहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ए पे QA = 2 माइक्रोकुलम यानी 2 × 10⁻6 कुलम, बी पे -5 माइक्रोकुलम यानी कि -5 × 10⁻6 कुलम, सी पे 2 माइक्रोकुलम 2 × 10⁻6 कुलम एंड डी पे -5 माइक्रोकुलम एंड आप ऐसा लिख सकते हो -5 × 10⁻6 कुलम। अब ये देखिए कि सेंटर से ए, बी, सी एंड डी का डिस्टेंस सेम ही है। अगर आपको मालूम है कि भाई इसकी साइड, स्क्वायर की साइड अगर L होगी, उसकी लेंथ L होगी, तो ये जो डायगोनल होगा AC और BD, उसकी लेंथ √2L होगी। तो यहाँ पे AC = BD, आप ऐसा लिख सकते हो 10√2 सेंटीमीटर। ये आपको मालूम ही है। तो अब आपको ये सोचना है कि वैसे तो ये MCQ वाला एग्जाम्पल है कि ए पे जितना चार्ज है इतना ही सी पे है। तो ए और सी दोनों का डिस्टेंस सेंटर से सेम होने की वजह से दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएंगे। तो एफ ए का इफेक्ट कौन कैंसिल करेगा? एफ सी। सिमिलरली बी एंड डी पे सेम चार्ज होने की वजह से आप एफ डी एंड एफ बी को भी क्या सोचोगे कि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो एफ बी एंड एफ डी भी एक दूसरे की जो इफेक्ट्स होती है वो कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? तो कि भाई नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल क्यू = 0 आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपको मार्क चाहिए बोर्ड में तो इतना लिखना ही पड़ेगा। तो पहले तो हम सेंटर से वर्टाइसिस का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो आपको मालूम ही R = OA, OB = OC = OD। तो क्या होगा? AC/2 और BD/√2 माफ कीजिएगा। तो 10/2 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। कैसे? 10√2 डिवाइडेड बाई 2। तो आपको क्या मिलेगा? 10/√2 सेंटीमीटर, इसका हाफ। तो R = 5√2 सेंटीमीटर। चलिए तो अब फिगर पे हम जाते हैं। तो फ्रॉम फिगर आप कैसे फाइंड करोगे कि एफ ए
के मैग्नीट्यूड 1/4πε0 QA Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. QA 9 × 10⁹ into 2 × 10⁻6 into 10⁻6 divided by 50 × 10⁻4. R की वैल्यू आपने आगे लिखी हुई है. तो मोड ऑफ वेक्टर एफ ए आपको मिलेगा 3.6 न्यूटन. कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? वेक्टर ओ सी की डायरेक्शन में. तो अलॉन्ग वेक्टर है ओ सी. सिमिलरली वेक्टर एफ बी, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. बी अट्रैक्ट करेगा क्योंकि बी पे नेगेटिव चार्ज है. तो 1/4πε0 क्यू बी इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. कूलम्ब्स लॉ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए. तो ये 9 न्यूटन होगा. कौन से डायरेक्शन में होगा? अलॉन्ग ओ टू बी. चलिए, सिमिलरली मोड ऑफ वेक्टर एफ सी, तो जैसा कि ए के लिए आपने फाइंड किया उसी तरह से उसका भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 3.6 न्यूटन. लेकिन डायरेक्शन कौन सी रहेगी? अलॉन्ग ओ टू ए. एंड लास्ट वन, मोड ऑफ वेक्टर एफ डी 1/4πε0 क्यू डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कीजिए. तो ये भी 9 न्यूटन होगा. कौन सी डायरेक्शन में आपको मिलेगा? तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी? वेक्टर ओ डी के पैरेलल, यानी कि वेक्टर ओ डी की डायरेक्शन में. अब इतना तो आप क्लियरली जान सकते हो कि वेक्टर एफ सी एंड वेक्टर एफ ए, दे आर ऑपोजिट वेक्टर्स, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑपोजिट वेक्टर्स. So you can write vector fc is equal to minus vector fa and vector fd is equal to minus vector fb. So total force on q is equal to 1 microcoulomb charge is vector sum of vector fa plus vector fb plus vector fc and vector fd. तो वेक्टर एफ सी इंस्टेड ऑफ वेक्टर एफ सी आप क्या लिखोगे? माइनस वेक्टर एफ ए. वेक्टर एफ डी क्या लिखोगे? माइनस वेक्टर एफ डी. तो वेक्टर एफ ओ आपको क्या मिलेगा? 0 न्यूटन. तो इस तरह से आप ये वेक्टर वाला प्रॉब्लम कर सकते हो. प्रॉब्लम 1.12 ऑफ एक्सरसाइज, जहाँ पे हमें ऐसा दिया गया है, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10⁻⁷ coulomb? The radii of capital A and capital B are negligible compared to the distance of separation. What is the force of repulsion if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is halved? तो यहाँ पे दोनों स्फीयर का चार्ज सेम ही है और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिया गया है. बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ वी कैन फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम. F is equal to k q1 q2 divided by r square is equal to k q square by r square, क्योंकि q1 and q2 q है, तो q इंटू q क्या होगा? q स्क्वायर. चलिए वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कीजिए. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 1.2 इंटू 10⁻² न्यूटन इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 1. अब सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दोनों जो चार्ज है उसे हमको डबल करना है. q1 डैश इज इक्वल टू q2 डैश इज इक्वल टू 2q एंड r डैश इज इक्वल टू r/2. So f dash is equal to k q1 dash q2 dash divided by r dash square, k into 2q divided by r/2 whole square. अब आप सोच सकते हो कि भाई क्या होगा 16 के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. लेकिन के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है? एफ है, आगे लिखा हुआ है हमने. तो इज इक्वल टू क्या होगा? 16 है. सो एफ डैश इज इक्वल टू 16 इंटू 1.5 इंटू 10⁻². तो एफ डैश आपको मिलेगा 0.24 न्यूटन. एक्सरसाइज का प्रॉब्लम 1.13, जिसमें क्वेश्चन 1.12 का कंटिन्यू क्वेश्चन हमें दिया गया है. सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 हैव आइडेंटिकल साइजेस, अ थर्ड स्फीयर ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज्ड is brought in contact with the first, then brought in contact with the second, and finally removed from both. What is the new force of repulsion between A and B? तो इनिशियल प्रॉब्लम तो हमारा 1.12 ही है, क्योंकि चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है, चार्ज की वैल्यू दी गई है.
आर भी हमें मालूम है, तो एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर 1.5 टू 10⁻⁻² न्यूटन। लेकिन यहाँ पे फाइनली क्या करना है हमें, तो कि स्फीयर ए का स्फीयर सी के साथ कांटेक्ट करवाना है। स्फीयर जो सी है वो इनिशियली न्यूट्रल है, तो आपको मालूम ही है कि दोनों का आपको सम लेना है, क्यू प्लस 0 क्यू, और आइडेंटिकल स्फीयर होने की वजह से दोनों को इक्वली डिवाइड करना है, दोनों पे ये चार्ज इक्वली डिवाइड करना है, तो Q/2 चार्ज हो जाएगा। अब यहीं से स्फीयर को क्या करना है, डी के साथ कॉन्टेक्ट में लाना है, तो दोनों का टोटल चार्ज क्या होगा 3Q/2। आइडेंटिकल स्फीयर से जस्ट डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स, तो आपको क्या मिलेगा 3Q/4 3Q/4। नाउ ए पे कितना चार्ज हो गया Q/2, बी पे कितना है 3Q/4, डिस्टेंस तो सेम ही रहने वाला है, ऐसा दिया गया है हमें। तो बाय अप्लाइंग कूलम्स लॉ, एफ डैश इज इक्वल टू के Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो आप, तो के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या है 1.5 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन है, तो एफ डैश इज इक्वल टू 3F/8 आपको मिलेगा। एफ की वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करना है, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 5.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो ऐसा ही क्वेश्चन JEE में भी आया था। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जो सेशन 5 है, जहाँ पे हमने जो चार्ज के प्रॉब्लम्स थे, कूलम्स लॉ और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उनका जितना भी हमारे बुक में जो क्वेश्चंस दिया हुआ था, वो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ था, वो पार्ट को हमने आज कंप्लीट किया है। अब इसके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में एक असाइनमेंट दिया है। 14 क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस JEE में भी आए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा ही। अब आपको ये सभी जो प्रॉब्लम है, बोर्ड के रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप नोटबुक में लिख सकते हो। इसके लिए भी मैंने आपको जो सेशन 1 है, वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में ये सभी प्रॉब्लम मैंने लिखे हुए हैं, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो PDF फॉर्मेट में। तो अगर कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको होता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर कॉल भी कर सकते हो। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।